वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग गांधीवादी चरण के अंतर्गत जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो उसमें गांधीवादी चरण के अंतर्गत गांधी जी के प्रारंभिक इतिहास अर्थात जीवन चरित्र को हमने समाप्त किया। और अब हम लोग गांधी जी के द्वारा किए गए सभी आंदोलनों की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला आंदोलन था वह हमारा था चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी ने जो उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था जुलू विद्रोह के विरुद्ध। तो चलिए हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। सबसे पहले कि यह जो चंपारण सत्याग्रह, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वह वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। कब? तो डेट याद रखेंगे, वर्ष 1917। यह जो चंपारण आंदोलन हुआ था, इसमें कौन कौन से लोग सहयोगी थे? तो कौन कौन से लोग सहयोगी थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारित्व, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक और एएन सिन्हा। तो यह जो आंदोलन हुआ था, इसमें कौन कौन लोग सहयोग किए थे महात्मा गांधी के? तो जेबी कृपलानी, एएन सिन्हा अर्थात अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पर पटना में एक कॉलेज की भी स्थापना हुई है, अनुग्रह नारायण कॉलेज। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारित्व, मजहरुल हक, तो ये सभी इस आंदोलन के सहयोगी थे। इसमें तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। तो यह जो आंदोलन चला था तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध, यह आंदोलन चलाया किसने? महात्मा गांधी ने। याद रखें। तो इसमें क्या हुआ कि इस पद्धति के तहत 19वीं सदी के आरंभ में, तो इसे प्रश्न आए भी हैं, 3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होती थी। तो नील विद्रोह भी इसे कहा जाता है, नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह। तो इस पद्धति के तहत 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किया, एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। तो इस पद्धति के तहत 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवाया। क्या किया? तो एक अनुबंध किया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर क्या करना होता था? तो नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो जो नील होता था वह भूमि को बंजर बना देता था। हालांकि ये अंग्रेज इससे फायदा कमाते थे, इनको अपने ब्रिटेन में बेचकर दोगुना मुनाफा कमाते थे, लेकिन यहाँ की भूमि बंजर हो जाती थी। तो किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता था अनाजों का, और साथ ही साथ इन पर टैक्स भी ज़्यादा लाद दिया जाता था। तो 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, अनुबंध किया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठे का नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे ही तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। किसान तिनकठिया पद्धति से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके लिए बिहार के चंपारण जिले के मुरली भैरवा गांव के एक नेता, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो बिहार के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी को किसने इनवाइट किया चंपारण जिले में? तो राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण जिले के मुरली भैरवा गांव के एक नेता थे। तो किसान तिनकठिया पद्धति से छुटकारा पाना चाहते थे। तो इसी कारण बिहार के एक नेता, जो कि पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भैरवा गांव के थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। महात्मा गांधी को इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए बुलाया। कहाँ पे? लखनऊ में भेंट हुआ था। महात्मा गांधी को इनसे, राजकुमार शुक्ल से कहाँ पे मुलाकात हुआ था? तो इसके पहले लखनऊ में मुलाकात हुआ था किसी संगठन के दौरान।
महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह बिहार से शुरू किया। तो याद रखेंगे, भारत में पहली सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से शुरू की? तो बिहार के चंपारण जिले से। इसी कारण जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है, याद रखेंगे। उसके बाद सरकार झुक गई। उसके बाद जो था इनके आंदोलन से, इन सत्याग्रह से सरकार झुक गई और किसानों तथा अंग्रेजों के बीच चंपारण जिले के गिरमिटिया में, चंपारण जिले में एक गिरमिटिया ब्लॉक है, तो वहाँ पे एक इन दोनों के बीच, अंग्रेजों और किसानों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक जांच आयोग का गठन किया गया और इस पद्धति को समाप्त करके वसूली का 25% किसानों को वापस कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इतना बड़ा मांग रख दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे मांग इतना रखा जाए कि अंग्रेज कम करते करते जो हमारी मांग है वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने 50% का मांग रखा था पूरा ख़त्म करने का, लेकिन अंग्रेज तो पूरा ख़त्म करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने वसूली का 25% स्वीकार कर लिया कि वसूली का 25% किसानों को वापस कर दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, जो काफ़ी ज़्यादा था। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहली सत्याग्रह शुरुआत की, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन, याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था। हालांकि इसके पहले अभी हमने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में यह सत्याग्रह कर चुके थे। तो इस चंपारण के गिरमिटिया में किसानों और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ और समझौता के बाद अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम इसके बाद एक जांच आयोग का गठन करेंगे। तो एक जांच आयोग का गठन किया गया गिरमिटिया में, और इस पद्धति को समाप्त करके किसानों को वसूली का 25% हिस्सा रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा नील उत्पादन का जो विद्रोह था, चंपारण विद्रोह, उसके विरुद्ध विद्रोह था, नील की खेती के विरुद्ध चंपारण, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, याद रखेंगे। अब देखिए, इसे तिनकठिया प्रथा या तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, इसके नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। अब इनका दूसरा आंदोलन था जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का दूसरा कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह, याद रखेंगे। तो दूसरा आंदोलन इनका कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। यह क्या था कि 1918 ईस्वी में हुआ। तो याद रखेंगे, सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1918 में खेड़ा आंदोलन। इसमें क्या हुआ? 1918 ईस्वी में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी लेना बंद नहीं किया। मालगुजारी का मतलब होता है जो टैक्स लिया जाता है किसानों से, बल्कि मालगुजारी की वसूली 23% और बढ़ा दी गई। तो 1918 ईस्वी में, तो यह भी पूछा जाता है कि खेड़ा आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में, गुजरात के खेड़ा जिले में। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इसके बावजूद अंग्रेजों ने टैक्स लेने में कमी नहीं की, बल्कि 23% पूरा जो मालगुजारी था उसका 23% और बढ़ा दिया। 23% और क्या कर दिया? तो अंग्रेजों ने टैक्स और बढ़ा दिया। राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल के उत्पादन की अपेक्षा उत्पादन में 1/4 हिस्से से कम हो तो किसानों का कर माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार किसानों का कर्जा माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं टैक्स देने के लिए राजी हो जाएंगे, खुद ब खुद कर दे देंगे। तो यह नियम होता है, उस समय नियम था कि यदि राजस्व व्यवस्था के अनुसार क्या नियम था कि यदि फसल के उत्पादन की अपेक्षा उत्पादन में 1/4 के हिस्से से उत्पादन कम हो तो टैक्स को माफ कर देना चाहिए, यह नियम था। लेकिन इस नियम को अंग्रेजों ने फॉलो नहीं किया। तब महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि यदि सरकार किसानों का कर्जा माफ कर देगा
तो जो सक्षम किसान हैं, जो इसको वहन करने के लायक किसान हैं, तो 1/4 हिस्सा क्या कर देंगे, दे देंगे, आसानी से टैक्स दे देंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेज नहीं माने तो ब्रिटिश सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर ले लिया जाए। इस प्रकार महात्मा गांधी के प्रयास से अक्षम किसानों का कर्ज माफ हो गया और खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो जब किसान अंग्रेज नहीं माने तो महात्मा गांधी ने आंदोलन करने का बीड़ा उठा लिया। तो जब बीड़ा उठा लिया, आंदोलन करेंगे, आंदोलन की शुरुआत भी कर दी, तो कई दिनों तक जब यह आंदोलन चला तो अंग्रेजों ने इनकी मान्यता को मान दी, इनके कहे गई बातों को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद इनके प्रयास से जो अक्षम किसान थे उनका कर्जा माफ हो गया और जो सक्षम किसान थे उनके लिए 1/4 कर्जा जो है देने के लिए अलाउ कर दिया गया। तो इस प्रकार यह खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में, कहाँ, गुजरात के खेड़ा जिले में। और यह क्या था, तो इसमें टैक्स कर नहीं आंदोलन, इसे क्या कहा जाता है, इसी को कर नहीं आंदोलन कहा जाता है। इसमें 23% तक टैक्स बढ़ा दिया गया था अकाल होने के बावजूद। तो 1% कितना नियम है कि अगर 1/4 हिस्से से कम खेती हो, उत्पादन के 1/4 हिस्से से कम उत्पादन हो, तो टैक्स माफ कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। इस आंदोलन में भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद इंद्रलाल याग्निक जैसे अन्य नेताओं ने भी उनका सहयोग किया। तो इस खेड़ा आंदोलन में पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंद्रलाल याग्निक जैसे कई महान नेताओं ने दौरा किया, याद रखेंगे। तो इसी साल 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी का एक दूसरा आंदोलन हुआ, दूसरा हड़ताल हुआ, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कहा जाता है। तो अहमदाबाद में मिल के मजदूरों के साथ हक की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, हड़ताल किया। कब, यह 1918 ईस्वी में। तो याद रखेंगे अहमदाबाद इनका आंदोलन या मिल मजदूर हड़ताल या आंदोलन कब हुआ, 1918 ईस्वी में। इसमें इनके सहयोगी कौन कौन लोग थे, तो अंबालाल साराभाई भाई की बहन अनसुईया बेन। तो इस हड़ताल में इनके सहयोगी कौन थे, तो अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन, याद रखेंगे। इसके बाद अंबालाल साराभाई कौन थे, तो गांधी जी के काफी गहरे मित्र थे। तो अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे और उनकी बहन अनसुईया बेन ने इनका सहयोग दिया, इनका साथ दिया। इस विवाद का कारण क्या था कि उस समय 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, सूरत और अहमदाबाद में। लेकिन इस बीमारी के बावजूद अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उन्हें प्लेग का बोनस नहीं दिया गया था। इसमें उन्होंने काफ़ी ड्यूटी किया लेकिन उनको कोई बोनस नहीं मिला। तो प्लेग बीमारी के बोनस देने के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया, यह आंदोलन हुआ। मिल मजदूरों के द्वारा मिल मजदूरों के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन किया। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। जो भारतीय कपड़ा मिल मालिक थे उन्होंने जो प्लेग का बोनस है, प्लेग में ड्यूटी करवा के उनको बोनस मिल मजदूरों को नहीं दिए। तो यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध आंदोलन था। अहमदाबाद में मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने मजदूरों के साथ स्वयं भूख हड़ताल की, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला भूख हड़ताल था। तो इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला भूख हड़ताल कौन था, तो वह था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की भारत में पहली भूख हड़ताल कौन थी, तो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। और इसमें इस आंदोलन के फलस्वरूप जो मालिक थे वे समझौते के लिए तैयार हो गए। तो सभी मिल मजदूरों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया प्लेग को बोनस को लेकर। और अंत में मिल मालिक देखने लगे कि हमारी कंपनी
बंद हो गई है, मजदूर काम पे नहीं आ रहे हैं, तो इसी कारण वे लोग मिल मालिक जो थे मजदूरों के मांग को मानने के लिए तैयार हो गए। इस समझौते के बाद इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। तो ज़्यादा तो उनको बोनस नहीं मिला, लेकिन 35% बोनस देने का मिल मालिकों ने फैसला कर लिया और यह मामला चला गया था ट्रिब्यूनल के पास, अर्थात एक जांच आयोग के पास। और इसके बाद यह मामला में निष्कर्ष निकला कि ठीक है, किसानों को 35% बोनस दे दिया जाए, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई की स्थिति आ गई थी, तो 35% बहुत ज़्यादा था, याद रखेंगे। हालांकि गांधी जी का मांग बहुत ज़्यादा था बोनस देने के लिए, लेकिन अभी हमने क्या होता है, गांधी जी मांगते इतना ज़्यादा थे कि कम आते आते उनकी मांगो तो उनका जो जायज मांग था वहाँ तक तो अंग्रेज पहुँच ही जाएंगे। वो तो झूठ मूठ का मांगते थे कि आप इतना दे दीजिए, क्योंकि उसमें मार्जिन करते थे, जानते थे कि अंग्रेज मार्जिन करेगा, तो मार्जिन करते करते जहाँ तक इनकी मांग थी वहाँ तक आकर अटक जाते थे कि चलिए 9 के बराबर तो उतना मिल गया, जो बेहद काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम लोग देखेंगे, रॉलेट एक्ट को हम लोग देखेंगे क्या कि 1918 में जब आया था रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, तो इसके विरुद्ध सब जगह आंदोलन हुआ था, तो महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया था दूसरी बार। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे 1999 में, 1919 ईस्वी में 1919 में यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, याद रखेंगे। अब है यह रॉलेट एक्ट क्या था? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया एक कानून था जिसका नाम था रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिडनी रॉलेट, उन्हीं की अध्यक्षता में यह रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया था। रॉलेट अधिनियम का मुख्य प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे 2 वर्ष जेल में डाल दिया जा सकता था। तो चूंकि प्रथम विश्व युद्ध हमने क्या बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कर लिया? शामिल कर लिया था। और महात्मा गांधी ने क्या किया? भारतीयों को अंग्रेजों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था, बहुत सारे युवाओं को भेजा था। इसी कारण उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं जब गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो इस समाप्त होने के बाद जब भारतीयों ने कहा कि ठीक है, आपने वादा किया था कि हमें आज़ाद कर देंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध में हम आपके सहयोग से जीत जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस वादा को पूरा करने से मुकर गए। अंग्रेज इस वादा को पूरा करने से मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हम लोगों ने नहीं कहा। तो इसी कारण पूरे देश में उनके प्रति एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जगह जगह लोग उनका विरोध करने लगे। तो इसी विरोध को देखते हुए, असंतोष को देखते हुए रॉलेट एक्ट पारित किया गया कि देखिए इस अधिनियम के तहत क्या देखा जाता था कि कौन कौन लोग विद्रोह कर रहे हैं, और संदेह के आधार पर उन्हें जेल में 2 वर्ष तक डाल दिया जाता था। तो यही रॉलेट एक्ट था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे भी। इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सिडनी रॉलेट ने, याद रखेंगे, सर सिडनी रॉलेट ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें क्या था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के संबंध में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि यह एक ऐसा कानून है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, न ही कोई वकील किया जा सकता है। तो अगर कोई वकील भी करता तो वह अंग्रेजों के पक्ष में ही, इसके विरुद्ध कोई वकील, कोई दलील और कोई कानून इसमें कामयाब नहीं होने वाला था, याद रखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा इस अधिनियम के बारे में? यह एक ऐसा कानून है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे। इसके बाद रॉलेट अधिनियम को महात्मा गांधी ने काला कानून कह दिया। तो रॉलेट अधिनियम को महात्मा गांधी ने काला कानून कह दिया और इसके विरोध में सत्याग्रह चलाने के लिए एक
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था, काला कानून, और इसी के विरोध में इन्होंने एक सत्याग्रह चलाने के लिए एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। याद रखेंगे महात्मा गांधी इस सभा के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी क्या बने, तो इस सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष बने। इन्हीं की अध्यक्षता में यह सत्याग्रह सभा अर्थात यह सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन बने, तो महात्मा गांधी। याद रखेंगे तथा इसके सदस्य कौन कौन लोग रहे, जमनालाल, द्वारिकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और बीजी हरनिमम इसके सदस्य बने। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जब इसके सदस्य बने किसके, सत्याग्रह सभा के रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो इसके सहयोगी सदस्य बने जमुनालाल, द्वारिकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और बीजी हरनिमन। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को आरंभ किया और 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को हरियाणा के पलवल जिले में गिरफ्तार कर लिया। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह रॉलेट एक्ट प्रारंभ कर दिया गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह शुरुआत कर दिया। लेकिन 2 ही दिन के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि यह महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वह काफी उग्र हो सकता है, काफी भयानक हो सकता है अंग्रेजों के लिए। तो 2 दिन के बाद ही इन्हें हरियाणा के पलवल जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी की पहली अखिल भारतीय आर्थिक राजनीतिक आंदोलन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी। उसके बाद पहला इनका जो कर नहीं आंदोलन, कर के विरुद्ध आंदोलन किसमें चलाया गया, तो खेड़ा आंदोलन। और साथ ही साथ पहला इनका भूख हड़ताल कौन था, तो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आर्थिक राजनीतिक आंदोलन कौन था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन। अब देखिए एक तरफ महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया साथ ही साथ और जगह से कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब इसी के विरुद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखेंगे डेट, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। तो अब जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसे हम लोग जरूर देखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था कि रॉलेट सत्याग्रह के 2 नेता, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, क्योंकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल से, तो अब जगह जगह क्या होने लगा, तो इनका विरोध होने लगा, आंदोलन होने लगा। तो वह आंदोलन शांतिपूर्वक था कि महात्मा गांधी को कैसे छुड़ाया जाए। किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक आंदोलन, किसी प्रकार का कोई उग्रवाद आंदोलन नहीं था। तो अपना लोग मीटिंग कर रहे थे, तो इसी का मीटिंग चल रहा था 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट सत्याग्रह के 2 नेताओं की अध्यक्षता में, नेतृत्व में 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रामनवमी का दिन था। तो उसमें विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे रॉलेट सत्याग्रह के 2 नेता। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल किचलू, ये कहाँ पे चल रहा था, तो हरियाणा में। और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये इन दोनों को जुलूस के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया और हरियाणा और पंजाब से इन्हें बाहर भेज दिया गया। चूंकि हरियाणा में कैद नहीं किया गया, बल्कि हरियाणा और गिरफ्तार करके हरियाणा और पंजाब से बाहर भेज दिया गया। याद रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रामनवमी के दिन विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे रॉलेट सत्याग्रह के 2 नेता,
एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो अंग्रेजों ने उन्हें हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया। ये विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जो कि रामनवमी का दिन था। कहाँ पे? हरियाणा में। तो इसी कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके हरियाणा और पंजाब के बाहर भेज दिया। एक चीज याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया? तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए। तो याद रखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन थी और इसी आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए। तो ये सभी प्रश्न महात्मा गांधी में के बारे में पूछे जाते हैं। 13 अप्रैल अब यहाँ पे पूरे देश में उग्रता आ गई, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में उनके सबसे प्रिय नेता थे कौन? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो उनके जब प्रिय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके हरियाणा और पंजाब से बाहर भेज दिया गया। तो इसी के विरोध में एक मीटिंग हो रहा था। विरोध में कोई हिंसात्मक मीटिंग नहीं हो रहा था, एक बैठक चल रही थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर के एक बाग, जिसका नाम क्या था? जालियांवाला बाग, उस बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले अधिकांश लोग आसपास के गांव से आए हुए ग्रामीण थे और सरकार के आरोपित प्रतिबंध से बेखबर थे। याद रखेंगे। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में और अपने सत्यपाल और सैफुद्दीन के जो गिरफ्तारी था, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी था। हालांकि महात्मा गांधी को तो रिहा भी कर दिया गया, हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अप्रैल को। तो इन सब के विरोध में जो वहां की जनता थी, उन्होंने क्या किया? एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। याद रख, पंजाब के एक बाग में, पंजाब के अमृतसर के एक बाग में, जिसका नाम था जालियांवाला बाग। तो वह 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन। तो जो बैसाखी होता है पंजाबियों का एक महान पर्व होता है, जो फसलों की पकाई के बाद जो फसल काटे जाते हैं, तो यह धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसमें एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले अधिकांश लोग गांव से आए हुए थे और सभी ग्रामीण थे, और वे सरकार के आरोपित से काफी क्या थे? तो बेखबर थे। उनको पता नहीं था कि सरकार ने जुलूस करने पर बैन लगा दिया है, सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिए। तो ग्रामीण 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का विरोध कर रहे थे और अपने प्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पंजाब से बाहर भेजने का भी विरोध कर रहे थे, तो उसी विरोध के लिए एक सभा का आयोजन किया। और बाकी लोगों को तो पता नहीं था, जो कुछ नेता थे उनको पता था कि सरकार ने बैन कर दिया है जुलूस लगाने पर, हड़ताल करने पर, सार्वजनिक मीटिंग करने पर, लेकिन गांव वालों को ऐसा पता नहीं था। तो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का विरोध कर रहे थे और अपने प्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से बाहर का भी भेजने का भी विरोध कर रहे थे और उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। याद रखेंगे। और इसी बीच पंजाब में चमनदीप ने डंडा फौज का गठन कर दिया। इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब में चमनदीप ने डंडा फौज, अर्थात बहुत सारे युवा डंडा लेकर खड़े थे, अब हम लोग भी डंडा के साथ विरोध करेंगे, उनके जो अंग्रेज हैं उनका विरोध। याद रखेंगे। तो इसी विरोध के बाद एक मीटिंग तय हुआ कि चल जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को आप लोग को आना है। तो सभी ग्रामीण जुटे हुए थे। उस समय अमृतसर का जो तत्कालीन सैन्य गवर्नर था, सैन्य जनरल था, जो जनरल था उसका नाम था जनरल डायर। तो यह सैन्य जनरल क्या था? तो उस समय वहां का डिप्टी कमिश्नर था। याद रखेंगे, डिप्टी कमिश्नर। सैन्य जनरल का मतलब क्या होता है? उस समय का डिप्टी कमिश्नर। याद रखेंगे।
डिप्टी कमिश्नर। सैन्य जनरल का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर। तो उस समय जो अमृतसर का तत्कालीन सैन्य जनरल था अर्थात डिप्टी कमिश्नर था, उसका नाम था जनरल डायर। उसने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा, क्योंकि सरकारी आदेश दिया गया था कि सभा, जुलूस, हड़ताल ये सब नहीं करना है, अन्यथा कार्रवाई हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, इस सभा को क्या कहा, सरकारी कार्य में बाधा कहा और सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और इस सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया और हथियार बंद सैनिकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया इस सभा को, और बिना चेतावनी दिए और लोगों को कोई चेतावनी भी नहीं दिया और दनादन गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। और सैनिकों ने तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि सभी गोलियां खत्म नहीं हो गई। तो उस समय अमृतसर का तत्कालीन गवर्नर जनरल था, सैन्य जनरल था, डिप्टी कमिश्नर था जनरल डायर। तो उसने इसको जो सभा हो रही थी, सार्वजनिक सभा, उसे सरकारी आदेश का अवहेलना समझा और बिना चेतावनी के सशस्त्र सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप लोग इस हड़ताल में गोली चलाइए, और चेतावनी दिए बिना ही गोली बरसाने का आदेश दे दिया और तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सभी गोलियां खत्म न हो गई। याद रखेंगे, सभा स्थल को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरे रखा था, इस कारण वहां से कोई भी भाग नहीं सका और करीब 1000 बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मारी गई। याद रखेंगे, 3000 लोग घायल हो गए और कई लोग जान बचाने के लिए पास के एक छोटे से कुएं में कूद गए। याद रखेंगे, और अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया और पूरे देश में इसकी भर्त्सना हुई। याद रखेंगे, पूरे देश में इसकी भर्त्सना हुई। सभा स्थल को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरे रखा था, इस कारण वहां से कोई भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि जालियांवाला बाग जो था वो काफी छोटा भी था और वहां एक छोटा सा कुआं था और गेट मात्र एक ही था और चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर भी रखा था, इसी कारण कोई वहां से भाग नहीं सकता था। और मरने वाले में अधिकांश बच्चे, बूढ़े और महिलाएं थे। करीब 1000 बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मारी गई और कई लोग जान बचाने के प्रयास में कुएं में कूद गए और कुएं में ही अपनी जान गंवा बैठे। आज भी कहा जाता है कि अमृतसर का वह जो कुआं है उसका रंग रक्त से लाल है। याद रखेंगे, इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया और पूरे देश में इस घटना की काफी भर्त्सना हुई। याद रखेंगे, लेकिन अंग्रेज लोग कहते थे कि मात्र जो है 379 जो लोग हैं वे क्या हुए हैं, तो मारे गए हैं। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि मात्र 379 लोग ही क्या हुए हैं, तो मारे गए हैं। याद रखेंगे, यह बताया गवर्नमेंट रिपोर्ट ने, सरकारी रिपोर्ट ने। आगे हम लोग देखेंगे जब एक कमेटी का गठन हुआ जांचने के लिए, हंटर आयोग, तो हंटर आयोग में यह सब रिपोर्ट सौंपा गया था और इसको पुरस्कार भी मिला था, किसे, तो जनरल डायर को। और 1000 लोग इसमें घायल हुए थे। याद रखेंगे कि 1000 लोग घायल हुए थे, 3000 लोग क्या हुए थे, तो घायल हुए थे। याद रखेंगे। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक उपाधि जो कि अंग्रेजों ने दी थी, नाइटहुड की उपाधि और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सर की उपाधि कब, 1915 ईस्वी में। याद रखेंगे कि 1915 ईस्वी में 2 बरस के बाद, हत्याकांड के 2 बरस के बाद कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने अब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि लौटा दी, जबकि शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। याद रखेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। एक बात और याद रखेंगे
कि महात्मा गांधी ने भी उपाधि लौटा दी। कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो हमने बताया था कैसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड और सर की उपाधि लौटा दी। याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि जो जनरल डायर था उसको इसकी सूचना किसने दी थी? तो एक भारतीय नहीं दी थी जिसका नाम था हंसराज। तो काफी इंपॉर्टेंट है हंसराज। जालियांवाला जो बाग था वह पहले जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करता था। तो एक चीज को नोट कर लेंगे, याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जालियांवाला बाग नरसंहार में एक भारतीय जिसका क्या नाम था? हंसराज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हंसराज था। हंसराज। तो जनरल डायर को इस सभा के बारे में उसी ने सूचना दी। तो जनरल डायर को इस सभा के बारे में उसी ने सूचना दी थी। याद रखेंगे, उसी ने सूचना दी थी। उसी ने सूचना दी थी, याद रखेंगे। और जालियांवाला बाग क्या था? तो किसकी संपत्ति थी? पहले जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम जालियांवाला बाग पड़ा है। जालियांवाला बाग पहले जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। याद रखेंगे, कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अब देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया और इसी कारण महात्मा गांधी ने जो रॉलेट सत्याग्रह था वह वापस ले लिया। और क्योंकि उनके आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, तो इस प्रकार जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हो गया तो गिरफ्तार तो कर लिए थे महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1919 को, लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी को छोड़ भी दिया गया था। तो फिर इन्होंने यह आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने लोगों को कह दिया था कि आप लोग आंदोलन को जारी रखिए। तो फिर महात्मा गांधी आंदोलन को जारी रखे थे। लेकिन जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इस हत्याकांड के बाद जो लोग थे, अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग करके हिंसा का मार्ग अपना लिया और इसी कारण महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, क्योंकि उनके आंदोलन में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं था। तो इस प्रकार रॉलेट सत्याग्रह समाप्त हो गया था। याद रखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह जब वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, तो क्यों ले लिया? क्योंकि हिंसात्मक रुख अपना लिया गया था यहाँ पे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो गांधी जी के डिक्शनरी में हिंसा का कोई स्थान था ही नहीं, तो इसी कारण उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। अब रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था? तो हमने अभी बताया था कि 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में
भारतीयों के सहयोग से ब्रिटेन ने जर्मनी को पराजित किया था। ब्रिटेन ने किसके सहयोग से जर्मनी को पराजित किया था? तो भारतीयों के सहयोग से, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को स्वतंत्र करने के वादे पर भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने क्या कहकर भारतीयों का साथ लिया था कि यदि हम लोग जीत जाएंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, तो चूंकि जर्मनी बहुत ही मजबूत देश है, तो इसके बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन वे अपने वादे से मुकर गए थे। पर अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा हो गई। इसको लेकर भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति क्रांतिकारी आंदोलन की भावना जग उठी। याद रखेंगे। तो इसको लेकर भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति और राष्ट्रीयता की भावना जग उठी। इसी कारण सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम का गठन किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो चूंकि देश में राष्ट्रीयता की भावना जग उठी थी, इसी कारण सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम का गठन किया गया था, जिसे ही रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। जिसका मुख्य काम क्या था कि इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हैं तथा उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। तो इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण अंग्रेजों ने भारत में इस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट भेजा, रॉलेट एक्ट का गठन किया, जिसका मुख्य काम था सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों की क्रांतिकारी विधियों की जांच कर उनको संदेह के आधार पर 2 बरस जेल में डाल देना। याद रखना। अब जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है हंटर आयोग। याद रखेंगे, हंटर आयोग। अक्टूबर 1919 में तो पूछा जाता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। यह इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाया गया था। अक्टूबर 1919 ईस्वी में भारत सरकार के विधायी परिषद ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। तो याद रखेंगे, अक्टूबर 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए भारत सरकार के जो विधायी परिषद थे, उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विलियम हंटर ने। इस जो आयोग था, इसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। अब ब्रिटिश सदस्य कौन कौन लोग थे? तो ब्रिटिश सदस्य थे विलियम हंटर, जो कि अध्यक्ष था, जस्टिन रैस्किन, WF राइस, जॉर्ज बैरो, रॉमस स्मिथ। तो ब्रिटिश सदस्य कौन कौन लोग थे? तो विलियम हंटर, जो कि अध्यक्ष था, जस्टिस रस्किन, WF राइस, जॉर्ज बैरो और रॉमस स्मिथ। जबकि भारत की तरफ से कौन कौन सदस्य थे? चिमन लाल सित्तलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो भारत की तरफ से 3 सदस्य थे, चिमन लाल सित्तलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इस जांच परिषद ने अर्थात हंटर आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष पाया और इस कृत्य के लिए उसे कर्तव्य परायणता का नाम दिया। याद रखेंगे, इस जांच ने महज एक लीपापोती का काम किया और जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया, और इस काम के लिए जनरल डायर को कर्तव्य परायणता का नाम दिया गया कि उसने ड्यूटी का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि लोग सरकारी आदेश का अवहेलना कर रहे थे। तो इसी जनरल डायर ने अपने आदेश का पालन किया, ड्यूटी किया। और ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को, जो ब्रिटिश संसद था, जनरल डायर को मान की उपाधि दी। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि जनरल डायर को एक उपाधि भी प्रदान कर दी, मान। तो जनरल डायर को ब्रिटिश संसद ने मान की उपाधि दी, साथ ही साथ उसके इस सेवा के लिए 2000 पाउंड की 2600 पाउंड की धनराशि भी दी। तो मान की उपाधि तो दी ही, साथ ही साथ
2600 पाउंड की धनराशि भी दी। किसे? तो जनरल डायर को। ब्रिटेन का एक समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष इकट्ठा कर दिया। तो एक ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष अर्थात दान इकट्ठा किया। याद रखेंगे, हंटर आयोग के रिपोर्ट को कांग्रेस मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। तो कांग्रेस ने भी एक जांच समिति का गठन किया। याद रखेंगे, तो चूंकि उसको पारितोषिक मिला, उसको सजा नहीं मिला जनरल डायर को, साथ ही साथ और नहीं तो मान की उपाधि मिला, निर्दोष पाया गया, कर्तव्य परायणता का नाम दे दिया गया और साथ ही साथ मॉर्निंग पोस्ट ने उसके एक काम के लिए 30,000 पाउंड का कोष भी इकट्ठा किया। तब जाकर भारत के कांग्रेस ने अपनी एक जांच समिति का गठन किया और इस समिति या कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। इस समिति का नाम था तहकीकात कमेटी। तो कांग्रेस के द्वारा जो गठन किया गया समिति था उसका नाम दिया गया तहकीकात कमेटी। इस तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। और कौन कौन लोग सदस्य थे? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी और पुपुल जयकर। इस तहकीकात कमेटी के सदस्य थे 5, जबकि अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और पुपुल जयकर। तहकीकात कमेटी ने जनरल डायर को दोषी मानते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। तो इस तहकीकात कमेटी ने जनरल डायर को दोषी मानते हुए उचित कार्यवाही की मांग की, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। तो जब उसे कुछ नहीं हुआ तो जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। याद रखेंगे कि जब इस जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई तो जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई? तो जमुना लाल बजाज ने। जबकि नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि किसने लौटाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में। और पूछा जाए कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाई? तो महात्मा गांधी ने। यह भी पूछा जाता है कि किस कांड के बाद? तो रॉलेट एक्ट भी पूछा जा सकता है या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछा जा सकता है। अगला इनका आंदोलन था असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे, इसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या, जब उन्होंने देखा कि रॉलेट एक्ट के द्वारा अब कुछ नहीं हुआ और नहीं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो अब गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो 1920 ईस्वी में उन्होंने एक और आंदोलन शुरू किया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। तो लगातार हम लोग सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, डेट ईयर याद रखेंगे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन अर्थात नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। क्यों प्रारंभ किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना को लेकर और रॉलेट एक्ट को लेकर, साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन को लेकर। तो अभी हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन को कि पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, रॉलेट एक्ट के विरोध को लेकर और खिलाफत आंदोलन को लेकर।
असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया महात्मा गांधी ने। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग से सहयोग तक का सफर किया। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असहयोग से सहयोग का सफर का मतलब होता है कि आपका हम सहयोग नहीं करेंगे फिर भी आपका हम सहयोग करेंगे। याद रखेंगे, जैसे कि आपके किसी भी काम में हम सहयोग नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपके साथ हैं, तो असहयोग से सहयोग तक का सफर किया। बाद में सहयोग भी किया। इसका गठन कब किया गया था? 19 सितंबर 1919 ईस्वी में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 1919 ईस्वी में गठन किया गया था इस असहयोग आंदोलन का। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। तो प्रथम सम्मेलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? खिलाफत। तो अब देखिए, असहयोग से सहयोग तक का सफर हुआ। अब इसके विरुद्ध अब देखिए, खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। तो जब असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। याद रखेंगे, सितंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 ईस्वी में हुआ, जिसका प्रथम सम्मेलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो महात्मा गांधी बने। तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मौलाना हसन, अब्दुल बारी और मौलाना आजाद। तो इसके सदस्य थे हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मौलाना हसन, अब्दुल बारी और मौलाना आजाद। और इस खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे जिन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो खिलाफत कमेटी के संस्थापक थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दोनों भाई थे और इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत दिवस भी मनाया। तो याद रखेंगे कि इसका जब खिलाफत कमेटी का गठन हुआ कब? सितंबर 1919 ईस्वी में, लेकिन सम्मेलन हुआ, प्रथम सम्मेलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी में। लेकिन इसके बीच 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक खिलाफत दिवस भी मनाया गया। तो याद रखेंगे कि खिलाफत दिवस कब मना। तो पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस कब मना? खिलाफत दिवस याद रखेंगे 19 अक्टूबर 1919 को। अक्टूबर 1919 को याद रखेंगे। किसके द्वारा? तो मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा खिलाफत कमेटी। अब देखिए, इसी खिलाफत कमेटी के द्वारा एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। इस खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था खिलाफत आंदोलन करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया तो ब्रिटेन सहित जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने उसके विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार प्रारंभ कर दिया। याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने भी खिलाफत कमेटी को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने एवं मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का उचित अवसर समझा। जब यह खिलाफत कमेटी का गठन हो गया तो महात्मा गांधी ने भी खिलाफत कमेटी को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने
और मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक उचित अवसर समझा। अंततः उन्होंने घोषणा की कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो महात्मा गांधी एक अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने भी खिलाफत कमेटी को, क्योंकि इस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, महात्मा गांधी को, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक उचित अवसर समझा और अंततः उन्होंने घोषणा की कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जब बाद में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की की जनता ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया। तो यह युद्ध शुरू क्यों हुआ था, तो नोट कर लेंगे कि तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसके विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार शुरू हो गया। अपमानजनक व्यवहार शुरू हो गया। याद रखेंगे कि तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा हार गया था तो ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार और अत्याचार शुरू कर दिया, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल गया। तो इसी पर महात्मा गांधी ने कहा कि यही एक अच्छा अवसर है कि वहां पे तो विवाद शुरू हो रहा है, आप लोग भी हिंदू मुस्लिम की राष्ट्रीय एकता की भावना को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग एकजुट हो जाइए और मैं इसके विरुद्ध एक आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन शुरू कर रहा हूं। लेकिन जब बाद में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की की जनता ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया। तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य था। क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पे, जब तुर्की हार गया तो अंग्रेजों ने वहां पर क्या कर दिया कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो खलीफा के पद को स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव दिया गया तुर्की में, और यही खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य था। और इसका असर सीधे भारत में भी पड़ गया और अंग्रेज भारतीय मुसलमानों पर भी अत्याचार प्रारंभ कर दिए और इसी कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन का कारण था कि ऑटोमन साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के कारण मुसलमान नाराज हो गए थे। साथ ही 1920 ईस्वी के सेबरे की संधि में तुर्की के साथ कठोर शर्तों ने आग में घी डालने का काम शुरू किया। इसी कारण अंग्रेजों के द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने के कारण सऊदी अरब में भी विद्रोह हुआ। तो अभी हमने बता दिया कि खिलाफत आंदोलन का कारण था ऑटोमन साम्राज्य, चूंकि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, खलीफा का साम्राज्य था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के कारण मुसलमान नाराज हो गए थे और 1920 ईस्वी में विश्व युद्ध में हारने के बाद सेबरे की संधि में तुर्की के साथ कुछ अपमानजनक संधि हुई, जो इसमें ये जो शर्त थे आग में घी डालने का काम किया और इसी कारण अंग्रेजों के द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने के कारण सऊदी अरब में भी विद्रोह शुरू हो गया। अब जब सब जगह विद्रोह शुरू हो गया तो जिससे भारत में भी मुस्लिमों की एकता को आघात लगा, आहत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके बाद भारत में भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। यहाँ पर 19 अक्टूबर कर देंगे। तो अभी हमने बता भी दिया कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया।
और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाद में इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिक्स भी कर लिया जाएगा, बाद में इसे असहयोग आंदोलन के साथ शामिल भी कर लिया जाएगा, याद रखेंगे। तो 19 अक्टूबर 19 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन अर्थात बंटवारा करने का निश्चय किया, जिसके कारण भारत में भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। और इसी कारण 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। 10 अगस्त 1920 ईस्वी को चूंकि सिवर्स की संधि हुआ था, यही अपमानजनक संधि था, अपमानजनक शर्त था, और इस शर्त के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जिसके बाद अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत कमेटी का गठन करके अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सिवर्स की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 ईस्वी को, जिसमें अपमानजनक संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो कांग्रेसियों ने किया। खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन था वह किसने किया? तो कांग्रेसियों ने किया, याद रखेंगे। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, इसी बीच 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब चूंकि एक तरफ तो असहयोग आंदोलन चल रहा था और अंग्रेजों ने यह खिलाफत कमेटी का हनन किया, तो खिलाफत कमेटी का गठन भी हुआ तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की एकता को भी प्रभावित किया गया। तो जब खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, खिलाफत दिवस मनाया गया, तो कहा गया कि इस खिलाफत को और असहयोग को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। तो 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाकर एक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, याद रखेंगे। सितंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक साथ मिलाकर चलाने की सहमति हुई। तो याद रखेंगे, 31 अगस्त 1920 इसके लिए सितंबर 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में और जो असहयोग आंदोलन और कांग्रेस का जो खिलाफत आंदोलन था, तो उसको एक साथ मिलाने पर सहमति हो गई, मोहर लग गई, याद रखेंगे। तो पूछा भी जाता है कि किस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मर्ज करने पर मोहर मिली, सहमति मिली, तो सितंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में यह एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 ईस्वी में, याद रखेंगे, कोलकाता में जो संपन्न हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस की नागपुर का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता किया था, तो उसमें चित्तरंजन दास ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी, याद रखेंगे। तो दिसंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस की नागपुर के अधिवेशन में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में चित्तरंजन दास ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार देशव्यापी हड़ताल की थी। तो याद रखेंगे, यह जो हड़ताल हुआ था वह पहली बार भारत में। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में देशव्यापी हड़ताल की थी। और हमने बताया था कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को किस जेल में भेजा गया था? तो मुंबई के यरवदा जेल में, याद रखेंगे, मुंबई के
यरवदा जेल में। इस यरवदा जेल में एक बार और उन्हें भेजा जाएगा, तो मुंबई के यरवदा जेल में उन्हें भेजा गया था, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा महात्मा गांधी का जितने सारे जो चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल, खेड़ा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लग रहा है जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चल रहा है, और साथ ही साथ अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।